हाय बच्चों, सभी बच्चों को हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज 1 मई है, तो आप लोगों के लिए हम बेहतर तरीके से विज्ञान की क्लासें लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे विज्ञान में, जो भी आप लोगों का पीछे से छूटा हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और सभी बच्चों का सुबह का गुड मॉर्निंग। और जो भी हमारे बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आने वाले न्यू बैच में जो अभी तक बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, वो बच्चे भी जुड़ जाए और हमारे इस चैनल का फ्री में क्लास का आनंद लें और बेहतर तरीके से पढ़ाई में मन लग जाए और बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करें, जिससे आप लोगों का आने वाले समय में बेहतर तरीके से नंबर आए। हमारे इस बैच में जो भी बच्चे थे, सभी बच्चों का नंबर बहुत ही बेहतर तरीके से आया हुआ। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अपनी तैयारी में कमर कस लीजिए और आने वाले में बेहतर तरीके से नंबर आपका आ सके। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को जो पीछे छोड़े थे वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को इससे पहले हमने बताया था दर्पणों का प्रकार, गोली दर्पणों के प्रकार। गोली दर्पण में हमने आप लोगों को लिखाया था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तलोत्तल दर्पण। 4 दर्पण के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन उनकी परिभाषाएं अभी हमने आपको नहीं लिखवाया है। तो आप लोगों के उसमें जो है कक्षा 10 में आप लोगों को उत्तल और अवतल की ही व्याख्या है, बाकी और किसी दर्पण की व्याख्या नहीं है। तो कक्षा 10 में मिनिमम हम आपके लिए सिर्फ उत्तल और अवतल की परिभाषा ही बताते हैं। तो सबसे पहले उत्तल की परिभाषा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम इसके विषय में बात करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल दर्पण है क्या? सबसे पहले उत्तल दर्पण है क्या? तो उत्तल दर्पण क्या है? जो उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर, जिसके दबे पृष्ठ पर पेंट अथवा पॉलिश किया होता है। और ये और 2 बार हमने लिख दिया है। और प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उभरी हुई सतह पर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए, ये दबे हुए पृष्ठ पर पेंट अथवा कलाई की होती है, और जो परावर्तन होता है उभरे हुए आपतित के, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात जो है परावर्तित हो जाती है। ये ऐसी क्रिया केवल किसमें होती है? उत्तल दर्पण में होती है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें पेंट अथवा कलाई जो है दबे हुए पृष्ठ पर की होती है, और अब उभरा हुआ तल क्या होता है? परावर्तक होता है। वही क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये आपका रहा चित्र। हाँ, पेपर में परिभाषा के साथ साथ चित्र भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अगर आपके पेपर में उत्तल दर्पण की परिभाषा पूछता तो परिभाषा के साथ साथ आप चित्र जरूर बनाना मत भूलें, क्योंकि विज्ञान में चित्र जो है बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो इसे आप क्या करिए, ध्यान से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर चलते हैं और बताते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग अभी आपने अवतल दर्पण देखा, अब हमारा क्या है? अभी आपने उत्तल दर्पण देखा, अब ये हमारा है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण कहते किसे? तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पेंट अथवा पॉलिश की होती है। कैसे की होती है? उभरे हुए पृष्ठ पर पेंट अथवा पॉलिश की होती है। और प्रकाश का परावर्तन जो है, दबे हुए सतह से होता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। हमने आपको उत्तल दर्पण लिखवाया। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें दबे हुए पृष्ठ पर पेंट अथवा पॉलिश की होती है और उभरे हुए तल पर क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ पर जो है क्या होता? परावर्तन पृष्ठ पर सतह से परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए सतह से होता है। कैसे होता है? उभरे हुए सतह से। किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें उभरे हुए सतह पर क्या होता है? पेंट अथवा कलई की होती है और दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। दबे हुए सतह से क्या होता है? परावर्तन होता है। वही क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको दोनों दर्पण जो है याद करना है। इसके बाद आपको कोई भी दर्पण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल आपकी क्लास के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम परिभाषा के लिए शुरुआत करते हैं। और नेक्स्ट परिभाषा क्या है आपकी? हाँ, चित्र जरूर आप जो है बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र का नाम भी डाल लीजिएगा। हमने नहीं डाला है। तो वो आपका उत्तल था और ये है आपका अवतल। ये आपका अवतल दर्पण है। हाय बच्चों, अगर हम बात करें अब आगे की, तो आगे होता है दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती हैं जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले आता है दर्पण का ध्रुव। आखिर दर्पण का ध्रुव है क्या? देखिए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों का जो ध्रुव होता है वो दर्पण के मध्य भाग में होता है। कहाँ होता है? मध्य भाग में होता है। अगर हम बात करें चित्र में, तो ये आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये है इसका ध्रुव। ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से। ये है आपका ध्रुव। और इसे लिखते किससे हैं? पी से। अगर हम उत्तल की बात करें, तो इसके भी बीच में होता है। इसे भी लिखते हैं पी से और ये होता है ध्रुव। तो कहने का मतलब हमारा यही होता है कि किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु से होकर, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु या मध्य भाग जो होता है वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो हम लिख सकते हैं किसी भी दर्पण का मध्य भाग उस
दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका इतना पॉइंट है। दर्पण का ध्रुव किसी भी दर्पण का मध्य भाग उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बस हो गया। इतना से आपको जो है लिखना है। इसमें कोई, और ये उत्तल दर्पण के, ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए। ये बस इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र। आखिर वक्रता केंद्र कहते किसे हैं? आप ऐसे बनाएंगे, ये अवतल दर्पण, इस प्रकार से उत्तल दर्पण, और इस प्रकार से यदि आप बनाएंगे तो ये अवतल दर्पण होगा। इसका मिडिल पॉइंट इस प्रकार से अगर आप खींचेंगे दोनों में, तो इसको यहां से मिलाने पर, यहां से मत मिलाइए, इसको यहां से मिला दीजिए। ये मिडिल पॉइंट, ये आपको ये वक्रता केंद्र किसी गोलीय दर्पण का केंद्र किसी खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कह सकते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी खोखले गोलीय दर्पण का केंद्र, किसी खोखलीय गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण के लिए जो मिडिल ये आपका दिया है, अगर हम इसको पूरा बनाएंगे तो ये आपका वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी होगा वक्रता केंद्र। इस प्रकार से
ये तो आपको बता ही थे, ये होता है ध्रुव, तो इसको ही बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे भी जो है आराम से नोट कर लीजिए। हाँ, चित्र आपके लिए जरूर है बनाना, तो चित्र आप जो है जरूर बनाइए। अब इसमें बात आती है मुख्य अक्ष की। तो आखिर मुख्य अक्ष है क्या? हेडिंग पड़ी है मुख्य अक्ष। तो ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका होता है ध्रुव, क्या होता है? ध्रुव। ये भी आपका क्या होता है? ध्रुव। इसे लिखते हैं P से। और ये जो रेखा खींची जाती है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। मुख्य अक्ष लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रहेगा, अगर ये जो रेखा गई हुई है ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये दोनों को मिला रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अवतल में भी यही क्रिया होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये मिला रही है रेखा, इसलिए इसे मुख्य अक्ष कहेंगे। ये चित्र भी बाकायदे आप बना लीजिए और ये परिभाषा भी आप जो है लिख लीजिए। हाय बच्चों, अब आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी भी दर्पण, चाहे वो अवतल हो, चाहे वो उत्तल, फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, ध्यान देना, फोकस बिंदु तथा ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वही फोकस दूरी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी। तो हम यहाँ कह सकते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित
फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। याद रहेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चित्र आपका बना हुआ है। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। ये चित्र भी आप तो बाकायदे क्या करिए, बना लीजिए। फिर आगे की ओर नोट चलते हैं। हाय बच्चों, तो आज आपके लिए विज्ञान में इतनी ही क्लास रखते हैं। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। जितनी भी हमने आपको परिभाषाएं लिखाई हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको मनन करिए, और इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।